प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। सन 1947 जब देश की सत्ता अंग्रेजों से हस्तांतरित होकर भारतीयों के हाथ आई थी, देश में कुल 563 देसी रियासत थे, यानी 563 हुए राजा जो थे तो अंग्रेजों के गुलाम, मगर भारतीयों के लिए वे राजा, महाराज या शाहनशाह थे। यानी वे स्वयंभू राजा जो अंग्रेजों की दासता स्वीकार कर उनके सानिध्य में राजशाही का सुख भोग रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस सभी रियासतों को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र रहने या भारत पाकिस्तान में मिलने की आज़ादी के बावजूद उन्हें भारतीय संघ में विलय कराया। यानी सैद्धांतिक रूप से वंशवादी राजशाही समाप्त हो गई। लोगों को अपना शासक या प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी मिली। बहुतेरे पूर्व राजा भी राजनीति के मैदान में उतरे, कुछ हारे, अधिकांश विधानमंडलों तक पहुंच भी गए। आज़ादी को मिले मात्र 1.5 दशक बीते थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आभामंडल चरम पर था, पर तब विपक्ष के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सदन में 21 अगस्त 1963 को एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देश को चौंका दिया कि कैसे देश के 27 करोड़ लोगों की औसत आमदनी तो मात्र 3 आना है, पर प्रधानमंत्री के कुत्ते पर प्रतिदिन 3 रुपया खर्च हो रहे हैं और स्वयं उन पर 25,000 प्रतिदिन। चीन से हार के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभामंडल सारे देश पर अभिभूत था। राजनीति में तब फिर भी थोड़ी नैतिकता बची थी। नेहरू की सरकार अपने प्रभामंडल के बावजूद बचाव की मुद्रा में आ गई थी, पर समय के साथ देश का राजनीतिक ढांचा जो संघीय व्यवस्था के अनुरूप पंचायतों से लेकर केंद्र तक में विभक्त है, में जनतांत्रिक ढंग से चुने गए लोग उन नरेशों की तरह व्यवहार करने लगे और सामान्य लोग भी उनके ही पक्ष में अपनी जाति, धर्म, वर्ग आदि के पूर्वाग्रहों के कारण यानी गोलबंद होते चले गए। यानी आज़ादी के आंदोलन के दौरान की व्यापकता और त्याग की नीति सत्ता हस्तांतरण के साथ क्रमशः इस तरह क्षीण होने लगी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जनतांत्रिक वंशवादी एक नया वर्ग तैयार हुआ, जो स्वयं पंडित नेहरू के ही समय में इंदिरा गांधी की सत्ता की दावेदारी और फिर उनके राज्यारोहण से और अधिक पुष्ट हुआ। कांग्रेस के भीतर क्षत्रपों के वर्चस्व के साथ एक अन्य दल भी उसी मार्ग पर चलते चले गए। कांग्रेस का आभामंडल क्षीण होता चला गया, पर वह आभामंडल क्षेत्रवार, समुदायगत, जातिगत भाव के रूप में अलग अलग समूहों में पुष्ट होता रहा। आज स्थिति यह है कि उत्तर दक्षिण हो या पूरब पश्चिम, हर जगह ऐसे ही जनतांत्रिक नरेशों का बोलबाला है। दल कोई भी क्यों न हो, बिहार में लालू तो उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार, चरण सिंह परिवार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंधिया सहित तमाम राज परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार का परिवार, हरियाणा में भजनलाल देवीलाल का परिवार, पंजाब में बादल का परिवार, आंध्र में रामाराव का परिवार, तो तमिलनाडु में करुणानिधि, कर्नाटक में बोम्बोई, येदुरप्पा, हेगड़े और देवगौड़ा का परिवार सत्ता के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए हैं। वहीं यदि छिटपुट राजनेताओं की बात करें तो दलों की सीमा से इतर राजनेताओं के परिजन ही राजनीति के केंद्र में सक्रिय हैं। आपातकाल में ताज बदल दो, तख्त बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो की नारा लगाने वाले समाजवादी लालू, मुलायम, रामविलासी अपने अपने क्षेत्र के सत्ता के शक्ति केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि राजनीति ही सत्ता और साधन यानी सबसे प्रॉफिटेबल धंधा बना हुआ है। नेशनल इलेक्शन वॉच के अध्ययन के अनुसार हर 5 वर्ष में अधिकांश सदस्यों की संपत्ति में 200 से 1746, जी हाँ 1746% तक की वृद्धि हो जाती है। यानी कहें तो आज़ादी से अमृतकाल तक आते आते एक नए जनतांत्रिक नरेशशाही मॉडल तक देश पहुंच चुका है। लोग अपने अपने क्षत्रपों के अंत समर्थक बने हुए हैं, जो देश की सत्ता केंद्र बनकर संसाधनों को
का भोग विशेषाधिकार के कवच के बीच कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने को दुनिया का सबसे विशाल जनतंत्र, आज़ादी का स्वर्ण युग, अमृतकाल आदि आदि शगुफे छोड़ते जाते रहे हैं। तो क्या यह आज नहीं कहा जा सकता कि हम चर्चिल सहित पश्चिम के आलोचकों की उस कथन को ही लगातार सच साबित कर रहे, यह देश सपेरों और मदारियों का है जिसमें युगानुरूप आज मदारी हमारे ये जनतांत्रिक देव और दर्शक बन ताली बजाने वाले हम और आप हैं। जनतंत्र की जन्मभूमि होने का लेबल इस देश पर भले लगा हो, पर राजशाही ही हमारी मूल प्रवृत्ति है जिससे बाहर शायद हम निकल ही नहीं सकते। तो यह अमृतकाल किसका है? इन अरबपति जनतांत्रिक नरेशों, इनके प्रिय पात्रों या 5 किलो मुफ्त अनाज लेने वाले देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों का सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।